राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी परिंदे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी को पढ़ते हैं। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा, हवा में झुकी हुई विपिंग विलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़ खड़ खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है। चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहाँ टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बोयर, यह नाम उसने रखा था। वह झेप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। ज़रा ज़रा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भरती। सोचा था कभी कहूँगी, वह कभी कभी नहीं आया। बुरुस का लाल फूल लाए हो ना? झूठे। खाकी कमीज़ के जिस जेब पर बैच चिपके थे उसमें से मुसा हुआ बुरुस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया। अभी खिला कहाँ है? हाउ क्लंजी। उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट थप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्र मुग्ध सी वैसी ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका, सुनो। गिरीश का स्वर कैसा हो गया था। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है। वह उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमेष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्न प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या वह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था। मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका है। आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। विपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई हैं। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसीलिए वे इन चंद बचे कुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल कपाटा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते? 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफ़ी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी।
मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं। मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़े ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एल्मंड अपने दिल में ऐसी दकियानूसी भावना को स्थान देंगे। फादर एल्मंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं, मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या क्या देर लगती है। वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एल्मंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़े पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह इतना रहस्यमय, कितना कितना विचित्र था, ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची कुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती हैं, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं इसीलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा, लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफ़ेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसीलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटती हुई पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट कूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती।
अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे जाते थे, फिर हवा में बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। तो दोस्तों, इसके आगे की वीडियो हम जो है कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।